नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में, जो कि आपके पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें अपन बात करने वाले हैं जो प्राचीन इतिहास है ना, उसके बारे में, प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, कुछ जो प्रश्न हैं वो अपन खेल संबंधी भी डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन से खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? आपको बताना है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है दोस्तों राजपूताना, ऑप्शन बी है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी है दोस्तों मध्य प्रांत, ऑप्शन डी है दोस्तों बंग प्रांत। जल्दी से बताइए जी दोस्तों, कमेंट करिए। जी दोस्तों, आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था उसको अपन सभी जानते हैं, राजपूताना नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणा अर्थात प्रेरणा स्रोत या फिर प्रेरणा किसे कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थान के जो इतिहास के जो प्रेरणा है वह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी है हेरोडोट्स, ऑप्शन सी है दोस्तों जॉर्ज थॉमस, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणा किसे कहते हैं? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जिसे अपन घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो रहने वाला है आपका वो है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। आपको बताना है राजस्थान में जो कौन सी संस्कृति है जो कि ताम्र पाषाण युग की है दोस्तों। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके आहड़ संस्कृति, ऑप्शन बी है कालीबंगा संस्कृति, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है दोस्तों। ताम्र युग जो कि तांबा यूज में लिया जाता था, पाषाण युग जहाँ पर पत्थरों का यूज लिया जाता था, सिर्फ पत्थरों का यूज लिया जाता था, पत्थर तो अभी भी यूज में लिए जाते हैं। जी दोस्तों, इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, है ना। आहड़ संस्कृति बोलो चाहे कालीबंगा संस्कृति बोलो, दोनों ही ताम्र पाषाण युग की संस्कृतियाँ है दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, मतलब एक ऐसा स्थल बताना है जहां से तांबा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता था दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों कालीबंगा, बी है मित्थल, सी है गणेश्वर, और ऑप्शन दो डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गणेश्वर। क्या होगा दोस्तों? गणेश्वर। जो भी गणेश्वर सोच रहे हैं इसका सही उत्तर गणेश्वर ही होने वाला है दोस्तों। गणेश्वर कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको बताना है। अब ये भी बता दीजिए गणेश्वर जो स्थल है वो किस जगह पर है, राजस्थान के किस क्षेत्र में है। तो जो गणेश्वर है ना वो शेखावटी क्षेत्र में है, और कौन सी नदी के किनारे हैं ये भी बता दीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो कि राजस्थान में किस क्षेत्र में आती है दोस्तों, तो शेखावटी क्षेत्र में। अब आपसे पूछे कांतली नदी किस क्षेत्र में बहती है, तो भी याद रखना आपको शेखावटी क्षेत्र में बहती है। और जो प्रमुख यहाँ की जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना शब्द जो था वो सर्वप्रथम किसके प्रयोग मतलब किसने प्रयोग किया था इसका? राजपूताने शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जी दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी है दोस्तों अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है दोस्तों जॉर्ज थॉमर, थॉमर नहीं दोस्तों थॉमस होगा ये, यहाँ पर आप थॉमस कर लीजिएगा, और आपको बताना है या फिर इनमें से कोई नहीं। शब्द पूछा है आपसे राजपूताना, जो कि अभी अपन ने बात की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो ये अपना राजस्थान का क्षेत्र था उसे राजपूताना कहते थे दोस्तों। और इस शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग किया था दोस्तों वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। और राजस्थान शब्द का सबसे पहला जो उपयोग था वो किसने किया था? कर्नल टोड ने या फिर कर्नल जेम्स टोड ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जी दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आपको बताना है राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ से आपको कुंड हल रेखा जो होती है उसके अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आहड़, ऑप्शन बी है दोस्तों मित्थल, ऑप्शन सी है आपका सोथी, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपका कालीबंगा। जल्दी से बताना है कौन सा उत्तर सही होने वाला है। ये तीन ऑप्शन ये रहे, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कालीबंगा। लास्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? कालीबंगा। जल्दी से बताना है राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं दोस्तों? जी दोस्तों हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कालीबंगा। कौन सा होगा दोस्तों? कालीबंगा। यहाँ से आपको याद रखना है कालीबंगा का अर्थ जो होती है वो होती है आपकी चूड़ियाँ, है ना, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपको जूते हुए खेत तो मिले हैं, हल रेखा का मतलब जूते हुए खेत तो मिले हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर ईंटों का प्रयोग भी किया गया है ना। अलंकृत ईंटें भी अगर पूछी जाए तो कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताना है राजस्थान में प्राप्त अशोक का भाब्रू या फिर बैराट लघु शिलालेख कहाँ से संबंधित है या फिर किसको संबोधित करता है? बताना है आपको। जो अशोक का भाब्रू या फिर बैराट का जो शिलालेख था वो किसको संबोधित करता है, किसके ऊपर लिखा गया था? ऑप्शन ए है दोस्तों आम जनता को, बी है पुरोहितों को, ऑप्शन सी है राजकीय कर्मचारी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक जो मौर्यकालीन इतिहास का सबसे महान शासकों में से एक हुए हैं, है ना। तो याद रखना जो भाब्रू शिलालेख था, जो बैराट का शिलालेख था, वो किसके ऊपर था दोस्तों? पुरोहितों के ऊपर था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है आपको। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो उस राजा का आपको नाम बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। मत्स्य देश का राजा जो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है दोस्तों चंद्र प्रगोत, ऑप्शन बी है दोस्तों विराट, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों आपको ये तो पता होगा मत्स्य जो संघ था, है ना, उसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर, याद है। मत्स्य जो संघ है ना उसकी राजधानी भी पूछी जाती है, तो याद रखना मत्स्य संघ की राजधानी क्या है? विराट नगर, है ना। और उसी के नाम पर जो राजा का नाम था वो भी क्या था दोस्तों? विराट, और उसी के नाम पर इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? राजस्थान का जो अधिकांश भाग था ना उसमें एक गुप्त शासक आया था जिसने राजस्थान पर बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। वह शासक कौन था? ऑप्शन ए है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है दोस्तों समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है आपका कुमारगुप्त, और ऑप्शन डी है दोस्तों स्कंदन गुप्त। बताइए दोस्तों।
जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए, ये बात करें इसके सही उत्तर की दोस्तों, तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त वंश का बहुत ही एक प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना आपको। वीणा बजाने का इसको शौकीन था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी लिख लीजिए। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और स्कंदन गुप्त ने दोस्तों मौर्यों द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया था, सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्वार है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? स्कंदन गुप्त के द्वारा किया गया था। ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों ये भी आप लिख लीजिए, क्या पता आपके पेपर में कहीं यहाँ से ही प्रश्न छप जाए। जी दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपको बताना है एक ऐसा स्थल जहाँ पर आपको पशुपालन के प्राचीनतम सबूत मिले हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों दर, ऑप्शन बी है आहड़, ऑप्शन सी है दोस्तों कालीबंगा, ऑप्शन डी है बागोर। जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान का ऐसा स्थल जहाँ से पशुपालन के आपको मतलब सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों याद रखना, पशुपालन के जो साक्ष्य है तो वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बागोर से। और अभी अपन ने बात किया कालीबंगा से क्या मिले हैं, तो जूते हुए आपको खेत मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली है, और साथ साथ में हवन कुंड भी आपको कालीबंगा से देखने को मिलेंगे। और पशुपालन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बागोर से। और गणेशवर सभ्यता से आपको क्या मिला है दोस्तों? तांबा की खान मिली है, मतलब ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो कि कौन सी है? गणेशवर सभ्यता। याद रखना है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? आपको बताना है उन एक ऐसा वंश जो राजस्थान के गणराज्य जो व्यवस्था पहले जो चलती थी उसको सदा के लिए किसने समाप्त कर दिया था। जी दोस्तों, ये राजस्थान के प्राचीन इतिहास से कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो कि हर परीक्षा में कम से कम पूछे जाते हैं। कम से कम एक से दो प्रश्न जरूर इनसे पूछा जाता है, लेकिन आपको ये भी सही करके आना है, इसलिए आज इसकी श्रृंखला अपन ने शुरू की है दोस्तों। बहुत ही प्राचीन इतिहास है दोस्तों ये, जो अपन इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना, उसमें भी प्राचीन इतिहास में इससे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। शक, हुण, गुप्त और कुषाण। तो दोस्तों याद रखना, जो गणराज्य व्यवस्था है उसको सदा के लिए समाप्त किस वंश के द्वारा किया गया था? तो हूणों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हूणों के द्वारा। ये अलग अलग वंश के नाम है, ये अलग अलग वंश के नाम हैं जो कि प्राचीन भारत में राज कर चुके हैं। शक, हूण, गुप्त, कुषाण। इसके अलावा अपन बात करें तो नंद वंश, मौर्य वंश, ये सभी जो है वो अलग अलग वंश थे जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में आते हैं दोस्तों। पूरे भारत पर इनका क्या रहा था दोस्तों? राज रहा था। तो ध्यान रखना है आपको, गणराज्य व्यवस्था किसने समाप्त की थी? तो उन्होंने समाप्त की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद में राजस्थान में स्थित कौन से जनपद थे? आपको बताने हैं कि जो महाजनपद भारत में हुए थे, है ना, उनमें से राजस्थान में कौन कौन सा था? ऑप्शन ए है दोस्तों मत्स्य संघ, ऑप्शन बी है दोस्तों अवंती, ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है दोस्तों मगध। जल्दी से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए था आपका मत्स्य, ए ऑप्शन क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। ऑप्शन डी है आपका अवंती, ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, या फिर मगध। जल्दी बताइए। जी दोस्तों, अभी अपन ने कुछ देर पहले ही बात की थी, जो मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर थी, और विराटनगर जो थी उसके एक शासक थे विराट, जो कि महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए गए थे, है ना। और जो अवंती है ना उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये याद रखना, अवंती की राजधानी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन, जो कि अभी वर्तमान में तो कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। लेकिन अवंती का कुछ हिस्सा है ना जो अभी के वर्तमान राजस्थान में आता है ना, जो हाडोती का पठार वाला जो क्षेत्र है ना, जो पहले अवंती में था लेकिन अभी वो राजस्थान में आता है। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो अवंती और मत्स्य प्रदेश जो दोनों महाजनपद थे वो राजस्थान के हिस्सा थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम
कई बार, मतलब 10 बार मान लीजिए कि ये परीक्षा में तो बार बार छपा ही है कि राजस्थान में किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। जल्दी से बताना है दोस्तों। राजस्थान के प्रसिद्ध जो खेलने वाले जो व्यक्ति है ना, जो खिलाड़ी है, उनके ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जो खिलाड़ी है जिसको तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए है दोस्तों श्यामलाल मीणा, ऑप्शन बी है लिम्बाराम, ऑप्शन सी है ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने स्टार लगा देना इसके ऊपर उतने कम है ना। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसमें भी एक नाम है लिम्बाराम। ये तो बार बार पूछा जाता है कि लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना दोस्तों तीरंदाजी से है। लेकिन इस प्रश्न के बारे में बात करें तो लिम्बाराम और श्यामलाल मीणा ये दोनों ऐसे तीरंदाज हैं जिनको क्या मिल चुका है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार। अब देखो इस क्वेश्चन से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, खेल के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में। लिम्बाराम का संबंध या फिर श्यामलाल मीणा का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से। और पूछ ले लिम्बाराम और श्यामलाल मीणा को कौन सा पुरस्कार मिल रखा है, तो अर्जुन पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आपको बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए है दोस्तों गुरु विशिष्ट अवार्ड, ऑप्शन बी है जवाहर अवार्ड, ऑप्शन सी है दोस्तों महाराणा प्रताप अवार्ड, और ऑप्शन डी है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। जल्दी से बताना है आपको कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। जी दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड राजस्थान का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है दोस्तों। जो अर्जुन पुरस्कार है ना, वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ना कि राजस्थान सरकार द्वारा, है ना। अभी जो अपन ने बात की थी वो भी खेल पुरस्कार था, लेकिन वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, लिम्बाराम प्रसिद्ध है, आपको बताना है लिम्बाराम का जो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहला कबड्डी में, दूसरा गायन में, ऑप्शन सी है तीरंदाजी में, और ऑप्शन डी है कुश्ती में। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही बात की थी दोस्तों कि जो लिम्बाराम जी है उनका संबंध किससे है दोस्तों, तीरंदाजी से, और इनको क्या अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। जी दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और इन प्रश्नों को आप हार्ड समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन आप अब इसको एकदम सही करके आपको आना है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है मास्को ओलंपिक जो कि आपके 1980 में हुआ था, राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था। खेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ओलंपिक जो कि 1980 में हुए थे, तो भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन थे वो राजस्थान के थी, और वो उस कैप्टन का नाम बताना है आपको। सुनीता पुरी, वर्षा सोनी, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जी दोस्तों, राजस्थान की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था, मतलब राजस्थान की ओर से उस टीम में कौन कौन थे ये पूछा गया है, कैप्टन के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सुनीता पुरी भी थी और वर्षा सोनी भी थी, अर्थात ये दोनों उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है ना। आप जानते हैं कि हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, और जो ओलंपिक में जो राजस्थान की ओर से जो महिलाएं जो भाग लेती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थात ये दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से या किस खेल से है दोस्तों। तीरंदाजी, नौकायान, निशानेबाजी, या फिर तैराकी। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, है ना, उनका संबंध किस खेल से है। तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी और तैराकी। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निशानेबाजी। मेजर राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ है उनका संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह नदी जो राजस्थान में मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर अब
बाद में सूख गई है। तो आपको बताना है वो कौन सी नदी है। ऐसी नदी जो मरुभूमि में तो प्रवाहशील थी, मतलब पहले तो बहती थी, लेकिन अभी जो है बाद में क्या हो चुकी है दोस्तों, सूख चुकी है। ऑप्शन ए दोस्तों दृश्यवती, ऑप्शन बी है दोस्तों सरस्वती, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है दोस्तों गंगा। जी दोस्तों, सभी जानते हैं गंगा नदी तो राजस्थान में बहती नहीं है और वर्तमान में भी ये बह रही है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो देखें, दृश्यवती नदी जो है वो भी पहले राजस्थान में बहती थी, तो ये भी सही है। और दोस्तों बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी भी इसका उत्तर सही है दोस्तों। ध्यान रखना है, जो सरस्वती नदी है ना, जो अभी जो पश्चिमी राजस्थान है, ये आपका मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान का मैप है, मतलब अपने ये राजस्थान का मैप बनाया, ठीक है। ये जो पश्चिमी राजस्थान है ना, यहाँ पर माना जाता है कि इस एरिया के अंदर कौन सी नदी बहती थी दोस्तों, सरस्वती नदी बहा करती थी। और अभी अपन जैसलमेर के अंदर जो चंदन नलकूप है, जो मीठा पानी निकलता है, तो उसको जो वैज्ञानिक मानते हैं ना, वो यही मानते हैं कि जो सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में यहाँ से पानी निकलता है दोस्तों। तो याद रखना सरस्वती नदी पहले बहती थी, लेकिन अभी इसका कोई भी अंश नहीं है दोस्तों। और किस क्षेत्र में बहती थी, तो मरुभूमि में बहती थी, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो अभी का राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है या फिर पश्चिमी हिस्सा है ना, उस जगह बहती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। अब आपको बताना है मत्स्य जो क्षेत्र है ना, वो राजस्थान के किस एरिया में आता है। जोधपुर के दक्षिण में, जोधपुर के उत्तर में, अलवर के उत्तर में, या फिर जयपुर के दक्षिण में। जल्दी से बताना है दोस्तों। मत्स्य जो संघ है वो किस तरफ आता है दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो तो है अलवर, है ना, अलवर। लेकिन यहाँ लिखा हुआ अलवर के उत्तर भाग में, तो वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ध्यान रखना है, जो मत्स्य क्षेत्र की जो राजधानी विराट है ना, वो कहाँ है दोस्तों, जयपुर के दक्षिणी भाग में, है ना। जो मत्स्य संघ है ना, वो तो आप जानते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली उसको कहते हैं, लेकिन जो उसकी राजधानी जो है ना, वो क्या है दोस्तों, उत्तरी भाग में नहीं है, जयपुर के दक्षिणी भाग में, है ना। जयपुर के दक्षिणी भाग में विराट की राजधानी विराटनगर थी दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है, आपको बताना है कौन सा प्राक हड़प्पाई, मतलब हड़प्पा से भी पहले के जो स्थल कौन से हैं। सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, और फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है आहड़। जल्दी से बताइए। देखो दोस्तों, सबसे प्राचीन जो अपन सभ्यता पढ़ते हैं उसको अपन कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, है ना। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे स्थल खोजे गए हैं जो प्राक हड़प्पाई, प्राक हड़प्पाई का मतलब है हड़प्पा से भी पहले के जो स्थल है वो कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान का जो सोती और कालीबंगा है ना, वो हड़प्पा से भी पहले का क्षेत्र है ना, पहले के क्षेत्र है, तो इसको अपन कहते हैं प्राक हड़प्पाई स्थल, ठीक है। अगर लैंग्वेज चेंज करके पूछ ले तो पूछ ले हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा से पूर्व जो स्थल राजस्थान में खोजे गए हैं वो कौन से हैं, सोती और कालीबंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है दोस्तों, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, कोई नया प्रश्न मिलता है तो आप नोट ज़रूर बना लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, जो परीक्षा के टाइम पर आप एक नोटबुक में सब लिखे रहेंगे तो फटाफट रिवीजन हो जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट लिख लीजिए, ऋग्वेद की पवित्र नदी बराबर सीधा उत्तर लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखना है। उत्तर इसका सही उत्तर होगा सरस्वती नदी, जो कि राजस्थान के मरु भाग में बहती थी। अब इसके कोई भी अवशेष नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ कौन सी थी। आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान थे, उनके आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में कोई जनजातियाँ थी, वो मतलब स्थानांतरण हो गई, वो अपना जगह छोड़ के राजस्थान में शिफ्ट हो गई। तो वो कौन सी थी, शिवी, अर्जुनयन, या फिर योद्धे, मालव, या फिर ये सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों।
सिकंदर महान ने आक्रमण किया था, आपको पता है। तो पंजाब का जो सिंध एरिया है वहाँ पर सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था और एक युद्ध लड़ा गया था जो कि पोरस के साथ युद्ध लड़ा गया था, है ना। जल्दी से बताइए। फिर कुछ जातियाँ जो थी वो पंजाब से कहाँ गई थी दोस्तों, राजस्थान आ गई थी। तो ये तीनों ही जातियाँ पंजाब से राजस्थान आई है, मतलब उपयुक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब ये प्रश्न ये भी पूछ ले, जब सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था तो पंजाब का राजा कौन था दोस्तों, पोरस। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई। आपको बताना है जो खेलों का विकास है उसके लिए एक केंद्र स्थापित हो रखा है राजस्थान में, जो कि है नेहरू युवा केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से बताना है, अच्छा प्रश्न है। याद रखना है आपको, नेहरू जी का जन्मदिन कब आता है, 14 नवंबर। तो तारीख तो याद रह जाएगी, चिल्ड्रंस डे। ठीक है। और सन कौन सा था दोस्तों, 1972, 1972। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ। देखो वो तो कौन सा था दोस्तों, अभी अपने पिछले प्रश्न में बात की, जवाहर केंद्र है ना, नेहरू युवा केंद्र या फिर जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र। और अगला प्रश्न है दोस्तों जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जो क्रीड़ा परिषद है इसका गठन कब हुआ था, 1947, 1957, 1967 या फिर 1977। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। जी दोस्तों राजस्थान क्रीड़ा परिषद, तो दोस्तों याद रखना इसका जो सही उत्तर है वो है 1957। आपको ऐसे याद कर लेना, 1857 की क्रांति हुई थी और उसके 100 साल बाद में राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन हुआ था। क्रांति कब हुई थी, 1857 में। उसके कितने साल बाद, 100 साल बाद राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई। आपको बताना है राजस्थान में बास्केटबॉल जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1948, 50, 70 या फिर 80। जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो भी कौन सा है, बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल है। तो इसकी जो शुरुआत है वो आज़ादी से अगले साल ही हो गई थी, ऐसे याद कर सकते हो। राज्य खेल है ना, राजकीय खेल है, तो शुरुआत भी कब होगी, जैसे आज़ादी मिली 1947 में। 1947 में तो जश्न बना और 1948 में अपन ने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताने की अब तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। अभी बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में कि राजस्थान का बास्केटबॉल जो है वो राजकीय खेल है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है। खेल कूद का सामान कहाँ बनता है दोस्तों, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है, मतलब बनता तो कई जगह है लेकिन मुख्य रूप से कहाँ बनता है। दोस्तों याद रखना, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ कहाँ से हुआ है। आपको बताना है कौन से जो जिला है वहाँ पर सबसे पहले क्रिकेट चालू हुआ था, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं कि भारत में 4 कमिश्नरियाँ हुई होती थी जहाँ पर अंग्रेज अफसर रहते थे, है ना। तो राजस्थान में एक कमिश्नरी थी, वो कौन सी थी दोस्तों, अजमेर। और अजमेर में ही तो क्रिकेट खेला जाएगा क्योंकि क्रिकेट कौन खेलता था, अंग्रेज। तो जो क्रिकेट की जो शुरुआत है राजस्थान में वो कहाँ से मानी जाती है, अजमेर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए फिर मैं ऑप्शन देता हूँ। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अभी मैंने बात की थी जो अर्जुन पुरस्कार है वो भारत सरकार का खेल रत्न पुरस्कार है ना, खेल के जो अंदर अच्छा खिलाड़ी होता है उसको अपन अर्जुन पुरस्कार देते हैं जो भारत सरकार देती है। लेकिन राजस्थान में भी एक पुरस्कार है जो कि राजस्थान सरकार देती है, वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार,
द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। जल्दी से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। देखो, अर्जुन पुरस्कार पूछा गया है तो अर्जुन पुरस्कार तो भारत सरकार का, तो अर्जुन पुरस्कार तो हो नहीं सकता, है ना। गुरु विशिष्ट अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये खेल लोग के अंदर ही दिए जाते हैं, लेकिन जो कोच होते हैं ना उनको देते हैं। किनको देते हैं? कोच को। तो जो अर्जुन पुरस्कार है ना वो किसको? अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार हो गया? महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो याद रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खेल से है ना। किसके समान है? तो अर्जुन पुरस्कार के समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992, 1993, 1994 या फिर 1995? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? ये दोस्तों याद रखना, राजस्थान में जो खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, उसकी शुरुआत 1994 में हो चुकी थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पीटीटी और बीएसटीसी की बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।